अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से। मैं हूं आपका होस्ट अंजुम अता इटली से, और आपके लिए दिलचस्प, डरावनी और नसीहत आमोज़ एक कहानी लेके आया हूं। ये कहानी मुझे भेजी है पाकिस्तान के शहर मुल्तान से रियाज साहब ने ये अपनी कहानी मुझे भेजी और बताया कि बड़ा आप अपना मेहरबानी करके अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग वो काम ना करें जो मैं कर बैठा। तो कहानी उन्होंने शुरू इस तरह की है। मुल्तान से मुल्हका एक गांव में रहते हैं, बहुत बड़ा गांव है उनका। उस गांव में उनका घर है जिसमें उनकी माँ, उनके बाप, उनकी एक बहन और वो खुद, उसके अंदर वो रहते हैं। काफ़ी बड़ा घर है, खेती बाड़ी का काम उनका है, और उसके अलावा शहर के अंदर कोई दुकान है, उसके अंदर भी वो पार्टनरशिप में काम करते हैं। बताते हैं कि मैं स्कूल के ज़माने से ही दोस्तों में जब उठता बैठता था तो मुझे बड़ा शौक़ था जिन्नात को काबू करने का, चुड़ैलों को काबू करने का। काले इल्म के ज़रिए इनको काबू करूं, काबू करके फिर मैं जो चाहूँगा वो मैं काम कर सकूँगा। मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, मेरे पास बहुत दौलत आ जाएगी, लोग मेरे पास आया करेंगे, मैं उनके लिए इल्म किया करूँगा। इस तरीके से वो बताते कि मेरे जहन में ये चीज़ बैठ गई थी। इत्तेफाक से कहते हैं मेरे जो दोस्त हैं उनके अंदर भी यही बातें हुआ करती थी। वो भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और एक माइंड ऐसा है कि जिसके अंदर ये चीज़ें, जादू टोना, काला इल्म, इस तरह की बातें होती रहती थी। उस उठ बैठ के अंदर कहते हैं हमें एक आदमी से वास्ता पड़ गया जो ये काम करता था। बड़े बड़े उसने बाल रखे हुए थे, उसने अपने का आस्ताना बनाया हुआ था, और उसके अंदर काफ़ी सारे लोग उसके पास आते थे और अपने अपने काम उससे करवाते थे। कहने लगा मैंने उसकी बड़ी खिदमत की, बड़ी मिन्नत समाजत की, बहुत सारे गिफ्ट उसको देता था और उसकी मिन्नत करता था कि आप मुझे ये काम सिखा दो। वो मुझे हर दफ़ा यही कहता था कि ये काम तुम ना करो, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर 40 रातें जो होती हैं वो कब्रिस्तान में सुनसान जगह में अकेले चिल्ला काटना पड़ता है। चिल्ला काटने के बाद 40वीं रात जब आती है तो उसके अंदर बड़ी बड़ी खौफनाक सूरतों वाली बलाएं, जिन्नात, चुड़ैल अपने असली रूप में सामने आ जाते हैं, और वो आके तुम्हें भरपूर तरीके से डराते हैं, खौफ देते हैं, ताकि तुम उनसे डर जाओ। लेकिन अगर वो एक दायरा खींचा जाता है इस इल्म को करने से पहले, उस दायरे के अंदर वो बैठ के ये लोग उस इल्म को करते हैं। तो अगर तो पढ़ने वाला अपनी पढ़ाई में मशगूल रहे और दिल मजबूत हो और डरे ना, तो वो उस दायरे के अंदर वो चीज़ें दाखिल नहीं हो सकती। और अगर पढ़ने वाला अपने इल्म को भूल जाए या खौफ खा जाए तो वो बलाएं उसको जान से भी मार सकती हैं, और वो आदमी पागल भी हो सकता है, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठ सकता है, और आम ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो सकता है। ये बातें उस आदमी ने बताई, लेकिन कहने लगा कि मैं जवान था और मैं अपने आप को बड़ा समझता था कि कोई मसला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, ये तो जब तुमने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। कहने लगा आखिरकार मैं उससे ये इल्म लेने में कामयाब हो गया। उसने मुझे वो सारे जो इस इल्म से मुतालिक बातें हैं वो बता दी। कहने लगा अब मैं इस ताड़ में रहता था कि कब ऐसा मौका आए कि मैं ये काम कर सकूं। कहने लगा काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद एक मौका ऐसा आया कि किसी दूर इलाके में ओकाड़े के अंदर कोई शादी थी, जिसके अंदर हमारे घर वालों को जाना था, और वो शादी बहुत ही करीबी अजीज़ों की है जिसके लिए ज़्यादा अरसे ठहरना था। तो कहने लगा मैंने अपने माँ बाप और सिस्टर से कहा कि आप लोग चले जाएं, मैं यहाँ पर रह लूँगा,
میرا ایک دوست ہے راشد، اس کے ساتھ میں یہاں ٹائم گزار لوں گا، آپ لوگ چلے جائیں۔ جب میں نے بہت زیادہ ان سے ضد کی تو وہ تیار ہو گئے۔ بہرحال مختصر ان کی ٹکٹ کرائی، انہیں ٹرین کے ذریعے اکاڑے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب میں اور میرا دوست راشد میرا بہت ہی اچھا دوست ہے، بچپن کا دوست ہے، تو وہ میرے گھر آ گیا تھا، کیونکہ برابر ایک ہی گاؤں کے اندر رہتے ہیں، تو وہاں کوئی ایسا نہیں سمجھا جاتا، کسی کے گھر میں بھی جا کے سو سکتے ہیں، کمپنی دینے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا ہے۔ کہنے لگا جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے راشد سے کہا بھائی راشد، میں آج رات سے یہ کام کروں گا، کیونکہ ہمارے قریب یہ قبرستان ہے۔ راشد کہنے لگا یار ایسے کام نہ کرو آپ، یہ صحیح نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو تیرے لیے۔ انہوں نے کہا یار کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں نے سب سیکھ لیا ہے، مجھے سب پتہ ہے، یہ ہے وہ ساری باتیں اس نے کری۔ راشد کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس نے اسی رات دونوں دوست گئے راشد کے ساتھ، جا کے انہوں نے قبرستان کے بیچوں بیچ ایک درخت ہے، وہاں پہ پرانا بیری کا درخت ہے، اس کے نیچے وہ جگہ چوائس کی گئی۔ راشد جو اس کا دوست تھا اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور ریاض نے وہاں پہ اپنے آدھی رات کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلی رات وہ عمل آرام سے کر کے آ گیا، اسے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اسی طرح دوسرا دن، چوتھا دن، 10واں دن، 30واں دن، اسی طرح کرتے کرتے 40ویں رات آ گئی۔ راشد اسے 40ویں رات کہتا ہے میرا دوست مجھے چھوڑنے آیا تھا، وہ کہنے لگا یار آپ آ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں صبح آ کے تمہیں خود لے جاؤں گا یہاں سے، کیونکہ راشد نے بعد میں بتایا کہ اسے خطرہ تھا کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ خیر 40ویں رات کا وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنا پڑھائی کا عمل شروع کیا۔ کہنے لگا جو میں نے عمل اس کو شروع کیا، ایک دائرہ بنا کے بیٹھ گیا، تو سب سے پہلے وہاں پہ ایک کتوں کا غول آیا، اور وہ کتوں کا غول آ کے مجھے بری طرح بھونکنے لگ گیا وہاں پر۔ تو مجھے اس علم سکھانے والے نے کہا تھا کہ جانوروں کے روپ میں بھی یہ بلائیں، یہ جنات آئیں گے، تو میں سمجھ گیا۔ وہ کتے بڑے خونخوار کتے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ بھونکتے رہے، ایسے ہوتے تھے جیسے مجھے ابھی پکڑ کے جھپٹ لیں گے، لیکن میں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد وہ کتے وہاں سے واپس چلے گئے، مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں، جس بیری کے درخت کے نیچے میں پڑھ رہا تھا وہاں سے سفید رنگ کے سائے باقاعدہ ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے آئے اور اس دائرے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ شروع میں وہ سفید رنگ کے سائے تھے، نہ ان کی شکل تھی، نہ ان کا کوئی ہاتھ پیر، جسے بس سائے آ کے کھڑے ہو گئے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ اچانک میرے پڑھتے پڑھتے وہی سفید سائے شکلوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ وہ شکلیں کیا تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ خوفناک قسم کی عورتیں تھیں، جن کے لمبے بال، لمبے بازو، ناخن، آنکھیں خوفناک قسم کی، ناک ان کی عجیب قسم کی لمبی نوکیلی، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ چنگھاڑنا شروع کر دیا جیسے کوئی چیختا چلاتا ہے، اور باقاعدہ مجھے انہوں نے کہا یہاں سے چلا جا، یہاں سے تو دفع ہو جا، ہم تجھے مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ ہم کہنے لگا میں دیکھتا رہا، ریاض کہتا ہے کہنے لگا مجھے خوف تو طاری ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک میں مضبوط تھا، میں پڑھتا رہا۔ کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد وہ جس درخت سے اتری تھی اسی طریقے سے دوبارہ سفید سائے میں تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد وہ واپس اس درخت پہ چلی گئی۔ کہنے لگا ابھی میرے ٹائم باقی تھا پڑھائی کا، کم سے کم 1 گھنٹہ باقی تھا۔ کہنے لگا میں اپنے علم کو کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ قبروں کے اوپر سے 3 آدمی ایسے اٹھے جیسے قبر میں سے اٹھے ہوں۔ ان کے لمبے قد، خوفناک شکلیں، بڑی بڑی آنکھیں، اور ایسی شکلیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، بہت ہی خوفناک قسم کے وہ لوگ تھے۔ وہ آ گئے میرے ارد گرد، اور میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ اگر تو نہیں جائے گا تو ہم تجھے ابھی ختم کر دیں گے، یہاں سے چلا جا۔ وہ اس طریقے سے کر کے میری طرف ایسے بڑھ رہے تھے کہ کھڑے کھڑے دور سے انہوں نے اپنے بازو میری طرف بڑھائے، اور وہ بازو اتنے لمبے ہوتے جا رہے تھے کہ مجھے ڈر یہ ہوا کہ یہ دائرے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔
अभी वो ये कर ही रहे थे तीनों, अचानक वो जो बेरी के ऊपर औरतें चुड़ैलें गायब हुई थी वो भी आ गई। वहाँ पे एक झमघटा सा बन गया और इतनी खौफनाक शक्लें और ज़बानें, और उनके अंदर दो सर तो ऐसे थे, दो जिस्म ऐसे थे जिनके ऊपर सर ही नहीं था, जिसे आमतौर पे सरकटा कहा जाता है। उन्होंने एक अजीब शोर गुल करके एकदम जब मेरी तरफ बढ़े तो कहता है रियाज कि मैं भूल गया पढ़ाई अपनी। बस मैं जब पढ़ाई भूल गया तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि भाग यहाँ से। कहने लगा मैं वहाँ से उठा और मैंने दौड़ लगा दी। अब मैं भागता जा रहा हूँ, कभी मैं गिर जाता था किसी कब्र से टकरा के, कभी मैं किसी खड्डे में मेरा पैर पड़ता था, और वो मेरे पीछे ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे। वो भागे नहीं लेकिन आवाज़ें अजीब अजीब किस्म की निकाल रहे थे। कहने लगा मैं बुरी हालत मेरी, मैं जैसे सर पर दौड़ता दौड़ता घर की तरफ भागा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि मुझे पता था राशिद अंदर होगा मेरा दोस्त, तो मैं क्या देखता हूँ, ये रात का टाइम होगा 3 या 3:30 का। दरवाज़ा बार बार भड़बड़ाने से एकदम जो दरवाज़ा खोला तो अंदर से मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और साथ में मेरे अब्बू खड़े हुए। मैं तो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और मैं इस सोच में पड़ गया कि ये रात को 3 बजे कैसे आ गए, इन्हें तो अभी कम से कम 4-5 दिन के बाद आना था। तो मैंने कहा अम्मी तुम आ गई? उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरा बच्चा मैं आ गई। आजा आजा, कहाँ से आ रहा है तू? मैंने कहा ये बाद में बताऊँगा, मुझे कमरे में लेके चलो। कहने लगी वो एक कमरा था हमारा जिसके अंदर हमारे अम्मी अब्बू वगैरह रहते थे, वो वहाँ ले गई। उस कमरे में जाके उन्होंने मुझे वहाँ कि यहाँ लेट जा तू। मैं वहाँ लेटा, लेट के तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करके अम्मी और अब्बू मेरे पास आके बैठ गए। अब मेरे जहन में ये निकल गया कि राशिद भी तो यहाँ था, वो कहाँ गया। कहने लगा तो मैंने एकदम से कहा अम्मी अब्बू आप कैसे आ गए यहाँ पे, आपको तो अभी 4-5 दिन बाद आना। तो कहता है कि मेरी माँ और मेरे बाप के रूप में जो थे वो अपना रूप बदल चुके हुए थे। उनकी आवाज़ों में एक भारीपन आ गया। उन्होंने कहा हम तेरे पास ही रहेंगे, तू क्यों फिक्र करता है, तूने हमें छेड़ा है ना, हम तुझे बिल्कुल ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तेरी जान लेके रहेंगे। कहने लगा ये करते करते उनके एकदम कद लंबे होना शुरू हो गए, उनके हुलिये चेंज होना शुरू हो गए, और जो दरख्त के ऊपर से बेरीके से एक चुड़ैल उतरी थी बिल्कुल हूबहू वही बन गई, और जो दूसरा आदमी था जो जिन्नात की शक्ल में आया था बिल्कुल हूबहू वो बन गए और मेरे जनाब ऐसे खड़े हो गए। कहने लगा उसी वक्त मेरे दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से भड़बड़ सी हुई, और क्योंकि दरवाज़ा जो था वो कुंडी इस तरह लगी हुई थी कि वो ज़ोर ज़ोर से भड़बड़ाने से वो कुंडी, मेरे नसीब अच्छे थे, वो गिर के खुल गई। उसी लम्हे मेरा दोस्त राशिद जो था वो कमरे में दाखिल हो गया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो जो मेरे साथ खड़े हुए थे वो गायब हो गए। बस मुझसे सिर्फ राशिद से इतनी बात हुई, राशिद यार मुझे बचवा ले, यार मुझे बचा ले, मैं मर गया, मुझे इल्म उल्टा पड़ गया। राशिद में कहने लगा मेरी वो आखिरी अल्फाज थे और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद रियाज कहता है कि मुझे कम से कम 2 साल हो गए, मुझे नहीं पता, मैं कभी होश में आ जाता हूँ, कभी मेरे होश ख़त्म हो जाते हैं। मेरे घर वाले मुझे बताते हैं कि कभी मैं पागलों की सी हरकतें करता हूँ, कभी मैं अपने बाल उखाड़ता हूँ, कई दफ़ा मुझे अपने कपड़ों का भी ख्याल नहीं रहता। और मेरे 2 साल से उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर इलाज कराए, डॉक्टरी इलाज भी कराए और रूहानी इलाज भी कराए, और अब हाजिर एक जगह पे मेरा इलाज ठट्ठा शहर ठट्ठा है एक जगह पाकिस्तान के अंदर, ठट्ठा शहर, वहाँ पे कहता है मुझे लेके जाया जाता है, मेरा इलाज हो रहा है। तो अब मेरी तबीयत में बेहतरी आती जा रही है। उस वाक़ये के बाद कहता है मेरे माँ बाप ने वो मकान भी, वो जगह भी छोड़ दी, क्योंकि जो मेरा इलाज कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि इस इलाके और इस जगह को छोड़ दो। अब हम मुल्तान से ये कराची शिफ्ट हो चुके हैं। कराची में आके हम किराए के मकान में रहते हैं और यहाँ मेरी तबीयत अब बेहतर रहती है। तो ये कहानी जो थी, ये वाक़या जो था, मेरा दिल और दिमाग में खटकता था कि मत ऐसे काम करो जिसका अंजाम तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी हालत में उठाना पड़े। तो दोस्तों ये कहानी रियाज ने मुझे मुल्तान से भेजी,
جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید ہے اس کہانی کو آپ پسند کریں گے، اور اس کا جو بھی نتیجہ ہے اس سے آپ سب کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ کی دعاؤں کو میں طلبگار رہوں گا۔ تو دوستو، اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو مہربانی کر کے آپ لوگ سبسکرائب کر لیا کریں۔ انجم عطا کو اجازت دیجیے اٹلی سے۔ السلام علیکم۔